स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को सिद्धार्थ एमएस वीडियो में। दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ऐसे बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो आज एक ऐसा महामारी हमारे देश में चल रहा है जिससे हम बाहर जाके टीचर की सलाह लेके नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो वह आज एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इस प्रकार हैं: अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारत का धर्म एवं दर्शन, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। दोस्तों, ऐसे यह एक ऐसे चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों, ये एक ऐसे क्वेश्चन है, चैप्टर है, जो इस हर एक चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव में बतलाया जाएगा और आप सभी लोगों को याद करना है। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट आपका अपना मेहनत ही काम देता है। टीचर तो सिर्फ उसका राह दिखाता है। मेहनत आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ और चैप्टर हैं जो मैं आप सभी लोगों को दिखा। और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, वो इस प्रकार है: इस्लाम का उदय, अरबों की सिंध विजय, तुर्कों का उदय एवं भारत का आक्रमण, ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1556, दिल्ली सल्तनत, विविध क्षेत्रीय राज, धार्मिक आंदोलन। उसके बाद मुगल वंश 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, उत्तर मुगल वंश, मुगल काल जो भी कहिए, 1707 से 1857, मराठा पेशवा काल। दोस्तों, ये सभी जो है मैं आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया जा रहा हूँ। आज मैं परिचय दे रहा हूँ और आज भी मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत। आज मैं आप सभी लोगों को मुख्य रूप से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एक जीएस एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो मैं 20 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें से हर जीएस एग्ज़ाम में, जीएस नहीं, सॉरी दोस्तों, जीएस नहीं, जीएस तो आपका एक सब्जेक्ट है। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, तो उसमें से यह पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा: आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ जानने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आर्य थे कौन, ठीक है। तो आर्य जो थे, सबसे पहले पंजाब, सिंध पंजाब से प्रांत से होकर भारत आए थे। जो यह दो गुट में बंटकर, एक पंजाब से होकर, जम्मू कश्मीर इधर से होकर भारत आए थे और अपना सत्ता को भी स्थापित किए थे। और दूसरा था आपका, सबसे मुख्य रूप से पूरब तरफ से आए थे, ठीक है। पता नहीं, याद नहीं दोस्तों किधर से आए थे, पर मुख्य रूप से इसमें दो गुट दो गुट रूप में तैयार होकर भारत आए थे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन मतलब आर्य जो थे अपने आप को श्रेष्ठ और कुलीन मानते थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, आर्यों की भाषा क्या थी। संस्कृत थी, ठीक है दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन यह रहा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो लोग थे वो अपने आप को श्रेष्ठ माना करते थे, और यह जो है वो कुलीन वर्ग के थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि आर्यों की भाषा क्या क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब आर्य जो थे वो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, पशु लोग को पालते भी थे और कृषि कार्य भी करते थे। वो लोग गाय, भेड़, बकरी, ये सभी लोग जो है इत्यादि उस सभी जानवरों को पाला करते थे। और कृषि में आपका
चावल हो गया, जौ हो गया, ये सभी प्रकार की कृषि भी ये किया करते थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? आर्य जो थे भारत जब आए थे तो उन्होंने एक धातु का खोज किया था। तो उन्होंने धातु को खोज किया, वह किस प्रकार का धातु था? लोहा था, ठीक है। लोहा का सबसे पहले आर्यों ने खोज किया, ठीक है। तीसरा है, इस पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उसको श्रमण कहा जाता था, ठीक है। श्रमण कहा जाता था उनको। और छठा क्वेश्चन हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल सूत्र, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल सूत्र। सातवां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन बताइए? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, ठीक है। 4 वेद एक ऐसे वेद हैं जो हम सभी लोगों को बतलाया जाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है। ये भी मुख्य रूप से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहता है, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भारत में? तो ऋग्वेद है, जो 500 ईसा पूर्व अस- को लिखा, इसकी रचना किया था, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन है, किस वेद, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान हमें होता है? ठीक है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें होता है? तो वैदिक, ऋग्वेदिक द्वारा हमें संस्कृति का ज्ञान होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया है? ठीक है। मतलब सत्यमेव जयते मतलब क्या? सत्य पर विजय, ठीक है। तो भारत में राज चिन्ह में लिखा गया सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है। तो यह है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? मतलब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। सामवेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको संगीत के बारे में जानकारी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन में आते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जल्द से जल्द आपके सभी क्वेश्चन, इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तेरह तेरह क्वेश्चन, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक लगाना जरूरी नहीं है, मनु ने मनुस्मृति की रचना की। 14वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन यह कहता है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। तो श्रीमद्भागवत गीता जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यही ग्रंथ जो है श्रीमद्भागवत गीता जो है, ये सबसे मुख्य रूप से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, मैं 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी रिलेटेड आपको वीडियो और भी आपको देता रहूँगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गौधन, गौधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया? मतलब किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख, ठीक है, ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल है
जिसमें ऋग्वेद में पहली बार शूद्रों का के बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ये पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है दोस्तों। भारत में पुराणों की संख्या 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करता था? मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है किसकी उपासना करता था? तो वो प्रकृति का उपासना था, प्रकृति का उपासना करता था, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन यह कहता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। पुरंदर शब्द का उपयोग किस देवता ने ऋग्वेद में प्रयोग किस देवता के लिए ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट एवं 20वां नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि शूल शूद्र जो है किस विषय से संबंधित है, ठीक है। शूल शूद्र किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ठीक है। अगर मेरा हर एक वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी और बढ़िया वीडियो आप सभी लोगों को आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर एक वीडियो बनाया गया वीडियो आप सभी लोगों के पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।